हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हैं उसे वन शॉट में क्लियर करेंगे। सारे कार्टून को अंडरस्टैंड करेंगे क्या है कैसे है। सो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। उसमें तो ऐसा सच कोई कार्टून नहीं है, तो सेकंड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसका पहला कार्टून है ये। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले क्या है, एक टाइटैनिक जैसा शिप है जो एक ओशन में या एक समुद्र में ट्रेवल कर रहा है, उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल है। हम अब ये जो शिप है ये डिनोट होता है एज यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन से रिसेंबल करा गया है। क्यों? इसके अंदर ब्लू बेस बनाया गया है फ्लैग का और गोल्डन स्टार्स को यूज करा गया है। तो ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ना। तो यूरोपियन यूनियन की नाव यहाँ पर ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते हुए उसके सामने कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा, ऑब्स्टिकल्स यूरोपियन यूनियन के सामने कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स थे। जैसे कि अब इसके आंसर्स क्या बनेंगे, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। यूरोपियन यूनियन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था पर वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। ठीक है, कॉमन मार्केट बनाना चाहते थे, कॉमन मार्केट, कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे। उन चीजों को लेकर इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ देशों ने कॉमन मार्केट मानने से मना कर दिया, कुछ देशों ने कॉमन फॉरेन पॉलिसी मानने से मना कर दिया। तो दीज वर द ऑब्स्टिकल्स या दीज वर द फेलियर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन के फेलियर्स हैं। तो इसी को दिखाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा भी है, द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 व्हेन द यूरोपियन यूनियंस इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। यूरोपियन यूनियन का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो सपना था वो फेल हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर शिप क्यों रिप्रेजेंट करा गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट इज दिस इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ईस्ट एशियन नेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब भारत अपने देश के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी को अपना लेता है तो हम ईस्ट के देशों की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, उनके साथ हम रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज के ऊपर आग लग रही है और यहाँ लिखा हुआ है कंपटीशन। तो बेसिकली जब इंडिया दूसरे देशों के साथ यानी ईस्टर्न कंट्री के साथ एक ऐसा रिलेशन बना रहा है कि उनके साथ उसे ट्रेड वगैरह करना है, तो ऑब्वियसली बात है आउटकम क्या निकल कर आएगा, आउटकम निकल कर आएगा कंपटीशन। तो यहाँ पर जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं वो क्या कहते हैं, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। उसी के बारे में यहाँ दर्शाया गया। तो क्वेश्चन दिखाकर पूछ सकता है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसके अंदर किस देश से हमने रिलेशन बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन ईस्ट एशियन देशों के साथ करी, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, आसियान। जब आसियान बना था ना तो इंडिया उसके साथ उतना इंटरेस्टेड नहीं था। बट वही एक बात है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। जब आसियान ग्रो करने लगा तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी बनाई लुक ईस्ट पॉलिसी। अब आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो जो साउथ ईस्ट के जो देश हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने के लिए इंडिया पॉलिसी क्या लेकर आता है, लुक टूवर्ड ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1990s में है। तो उस समय जो हमारे मनमोहन सिंह थे उनका अलग मंत्रालय था। एक्ट ईस्ट 2014 में आई, उस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर हुआ करते थे। तो लुक ईस्ट आएगा, लुक टुवर्ड ईस्ट, एक्ट ईस्ट, इससे किस देशों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ल्ड दिखाने की कोशिश करी गई है। ये वर्ल्ड है पूरा का पूरा, इसके ऊपर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आ रहा है और यहाँ पर ड्रैगन बना हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड में चाइना के डोमिनेशन के बारे में दिखाया जा रहा है या चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में दिखाया जा रहा है। एंड समवन इज ट्राइंग टू स्टॉप चाइना। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। यानी 1991 के बाद दुनिया में जो बहुत ज्यादा पावरफुल देश बन गए, तो यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस दिखाया गया। चाइना वर्ल्ड के ऊपर फैलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसके डोमिनेशन को स्टॉप करने के लिए चैलेंजर कौन है, अपना अमेरिका। तो यही दिखाकर पूछेगा कि चाइना का डोमिनेंस किन किन बेसिस पर है। चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है,
चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और चाइना के सामने एज थ्रेट या एज चैलेंज कौन खड़ा है? अपना यूएसए। तो पूछा भी जा सकता है चाइना न्यू सेंटर ऑफ पावर, कैसे कैसे जस्टिफाई कीजिए इन चीजों को। तो ये जो आपका कार्टून है ये यही दिखा रहा है चाइना का डोमिनेशन ओवर वर्ल्ड। द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन आर टू सिंबल मोस्ट commonly associated with China. This cartoon uses both those to depict China's economic rise. Who do you think is the little man in this cartoon? Can he stop the dragon? तो आप लोग मुझे बताइए क्या अमेरिका ड्रैगन यानी चाइना के ओवर इन्फ्लुएंस को रोक सकता है? ये भी चाइनीज इकोनॉमी से है। देन यानी पहले माओस लिटिल रेड बुक, यहां पर चला करता था कम्युनलिज्म, सॉरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट अब हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई जो नए प्रेसिडेंट बने यहाँ पर, उनकी जो रेड पावर टाई है वो किस पर बेस्ड है? कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है, नॉन ऑन नॉट नॉट ऑन कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि चाइना ने एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपने देश के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस लाने शुरू करे। वो इकोनॉमिक चेंजेस ही क्या थे? न्यू इकोनॉमिक बनाई उन्होंने, दैट इज कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर पूछा जाएगा ओपन डोर पॉलिसी से रिलेटेड, कैपिटलिज्म से रिलेटेड और भी काफी चीजों को इसमें पूछा जाएगा। ये वाला कार्टून मोस्ट रिपीटेड कार्टून है। सबसे पहली बात इस कार्टून को ऑब्जर्व करेंगे इसके टायर से, दैट इज सोशलिस्ट कह लो एंड दैट इज कैपिटलिस्ट, क्योंकि यहाँ डॉलर बना हुआ है। अमेरिका जैसा देश डॉलर को यूज करता है और काफी कंट्रीज करते हैं, और डॉलर एक अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ के यहाँ पे सिंबल के तौर पे दिखाया गया है। साइकिल क्यों यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई है? सबसे पहले ये चाइना की इकोनॉमी है। एक इकोनॉमी दो पहियों के ऊपर टिकी है, जैसे साइकिल दो पहियों पर टिकी है ऐसे ही ये भी दो पहियों पर टिकी है। द फर्स्ट वन इज सोशलिज्म, द सेकंड वन इज कैपिटलिज्म। जब चाइना ने अपने देश के अंदर दोनों तरीके की इकोनॉमी अपनानी शुरू कर दी, दोनों इकोनॉमी को चाइना साथ लेकर चलने लगा, तो यहाँ पर उसी को दिखाया गया है। तो चाइना दिखाने के पीछे दो रीजन है, एक तो इकोनॉमिक बैलेंस यहाँ पर दिखाया गया है, दूसरा यहाँ पर क्या दिखाया गया है? चाइना दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट यूजर भी है और प्रोड्यूसर भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाइसिकल्स हैं वो चाइना के अंदर बनती है। तो ये कार्टून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से अगर हम बात करें, एक ये और एक शिप वाला। इस चैप्टर में इतने ही कार्टून है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, कंटेम्पररी साउथ एशिया। द फर्स्ट कार्टून इज डैट। इसके अंदर क्या दिखाने की कोशिश करी गई है? जो परवेश मुशर्रफ है, मुशर्रफ, वो मिलिट्री रूल भी डील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मिलिट्री भी संभाल रहे हैं और वो वहां के प्रेसिडेंट भी बनकर बैठे हैं। इस चीज के चलते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी भी है क्योंकि वो एज प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं और वहां पर मिलिट्री भी चलती है। तो इसी कंसर्न में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में मिलिट्री क्यों आ जाती है, डेमोक्रेसी अनस्टेबल क्यों है, तो उसके रिगार्ड में रिएक्शंस या उसके रिगार्ड में कॉन्सिक्वेंसेस या रीजंस आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछेगा कि मिलिट्री रूल के बाद प्रॉब्लम्स क्या आती है और मिलिट्री रूल लगता किन किन कांडों से है। तो यहाँ पर जो परवेज मुशर्रफ है उनके बारे में बताया गया है कि वो मिलिट्री भी है, मिलिट्री रूल भी देखते हैं और डेमोक्रेटिक चीजें भी वहां पर मैनेज करी जाती है। ये कार्टून अगर हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राजपक्षे, श्रीलंका की गवर्नमेंट है, श्रीलंका की सरकार है उस समय, और उस समय ये एक चीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? यहाँ पर बैठे सिन्हाला, यहाँ पर बैठे हैं लिट्टे। देखिए यहाँ पर कमर पर लिखा हुआ है LTTE लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो ये है सिन्हाला, श्रीलंका के अपने लोग, तो इनको दिखाने के लिए सिन बनाया हुआ है। ये लिट्टे है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जो इंडिया से तमिल्स आ गए थे श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पर दोनों में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं
उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वहीं पर ये चीज़ आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट, इंडो पाक रिलेशंस। तो यहाँ पर आप देखिए बंकर्स बने हुए हैं, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर ये पाकिस्तान की तरफ से कोई चीफ है। तो यहाँ पर इंडिया पाक नेगोशिएशंस के बारे में दिखाया गया है कि भारत पाक के बीच नेगोशिएशंस। इस कार्टून के कंसर्न में ये देखिए ना, प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स, कि हम बंकर की गुफा से निकलकर बंकर के षड्यंत्र से निकलकर डायलॉग टेबल तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि कब कब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पूछा जाएगा इस तरीके से 1965, 1971, 1999। तो यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाने के बाद आपसे पूछेगा कौन सा वॉर कब हुआ, उस वॉर में किस किस तरीके के एग्रीमेंट हुए। जैसे इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 के अंदर, इसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो उन एग्रीमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इवन कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट हुए क्यों क्यों, ये भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ करते थे इंडिया पाकिस्तान के बीच, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। ये कार्टून इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें सार्क समिट है और एक टेबल है जिसमें सार्क की मेंबर कंट्रीज है, और इंडिया और पाकिस्तान की आप देखिए जो कुर्सी की प्लेसिंग है वो थोड़ी सी अलग करी गई है, उसको अलग फॉर्मेट के अंदर करा गया और ये लोग यहाँ से चलते बने। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए सार्क समिट कभी भी मतलब मोस्टली कैंसिल आउट हो जाता है या उतने से अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो यहाँ मेन बात क्या है, आपसे पूछा जाएगा सार्क के फेलियर्स, या जब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैं तो उसमें सार्क एक न्यू सेंटर ऑफ पावर क्यों नहीं बन पाया, वो एज न्यू सेंटर ऑफ पावर क्यों नहीं आया। तो यही पूछा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच, इंडिया को लेकर डाउट होता है, इंडिया के पास बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मिलिट्री है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। इस कार्टून के अंदर आपको दिखाया गया है कि इंडिया की तरफ से देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं और ये चाइना के लीडर के साथ आपसे रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये मुशर्रफ आपको देखने को मिलेगा। ये क्या कह रहा है, हे मिस्टर हु, ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी को साथ हटाओ, यहाँ से कोर इश्यूज के ऊपर ध्यान दो। जिस भारत भारत में पाकिस्तान का जो कलेश होता है हमारी तरफ से बोलो, तुम हमारी तरफ से इंटरफेयर करो। सेकंड कार्टून क्या दिखा रहा है, द एम्पायर हैज टू डिसाइड वेदर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। सो बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट दिखाने की कोशिश करी गई है भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर को लेकर इशू होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का नाम क्या है। इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर का नेम बताइए। इंडो चाइना, इंडो पाक, दोनों की बॉर्डर नेम बताइए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ये भी आता है कई बार, ये यूएनओ का लोगो है। ये जो आपको ये देखने को मिल रहे हैं ये ऑलिव लीव्स है, जैतून के पत्ते। और यहाँ पर ये आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिल रहा है, ये वर्ल्ड पीस को सिग्निफाई करता है। ये जो लोगो है वो क्या दिखाता है, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के बारे में दिखाता है। तो इन लीव्स के बारे में आपसे क्वेश्चन आउट कर सकता है और ये वर्ल्ड मैप के बारे में कर सकता है। और ये अल्टीमेटली कार्टून सिग्निफाई क्या करता है, वर्ल्ड पीस। अब ये कार्टून है लेबनान की घटना के बारे में दिखाया गया है कि लेबनान तबाह हो गया है, उसके बाद यूएनओ वहां पर आया है। जब सारा का सारा काम हो चुका है, जब चीजें तबाह हो चुकी है, तब इस प्रकार की इंटरफेरेंस का आपका क्या फायदा। बेसिकली यूएनओ जो बनाया गया था वो वर्ल्ड पीस के लिए बनाया गया था, वो विश्व शांति के लिए बनाया गया था। पर यहाँ पर ये लोग विश्व शांति तो स्थापित कर नहीं पा रहे। तो बेसिकली जून 2006 में इसराइल ने अटैक करा था लेबनान के ऊपर, है ना। वहां पे हिजबुल्ला नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप था, उसको कंट्रोल करने के लिए अटैक करा गया था। और यूएनओ ने, अटैक कब हुआ है, जून 2006 में। यूएनओ रेजोल्यूशन कब पास करता है, अगस्त में, 2 महीने बाद। और वहां से चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करता है जब सारी चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये यूएनओ का वर्ल्ड पीस को टैकल करने का या वर्ल्ड पीस में इंटरफेयर करने का, मेंटेन करने का एक लेट अटेम्प्ट है। उसके रिगार्ड में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने।
यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर, ये डाटा है 2018 का। सो बेसिकली वीटो पावर क्या होती है, ये कार्टून आपसे दिखाकर पूछेगा वीटो पावर क्या है, वीटो का मिसयूज होता है या नहीं होता, वीटो के कंसर्न में आपका क्या मानना है। तो वीटो का मिसयूज होता है। वीटो क्या है, P5 मेंबर के पास है। P5 मेंबर में कौन आता है, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। उनके पास एक सुपर पावर है डेट इज नोन एज वीटो, जिसका वो इस्तेमाल कर कर किसी भी फैसले को, चाहे उस पर मेजोरिटी वोटिंग हो, उसे नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो वीटो से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कार्टून भी इंपॉर्टेंट है। डारफूर एक जगह है, वहाँ का ये कार्टून है। इसके अंदर आप देखें कि इनके देखने से ही पता चल रहा है ये थोड़े से फिजिकली गरीब है। भुखमरी टाइप की चीज़ें हैं इनके पास, यहाँ किसी को इस पर ले जाया जा रहा है। और ये वर्ड अगर आप ऑब्जर्व करें, स्टारवेशन यानी भुखमरी, जेनोसाइड लोगों का मरना, पीस कीपिंग, इंटरनेशनल आउटरीच, शॉकिंग, हॉरर, नेवर अगेन, सो एंड सो ऑन, ए बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पर यूएनओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फेलियर दिखाया जा रहा है कि चीज़ों को हैंडल करने में, भुखमरी जैसी चीज़ें, वर्ल्ड पीस जैसी चीज़ें, जिस चीज़ के लिए यूएनओ का डेवलपमेंट या यूएनओ को एस्टेब्लिश करा गया था, उसको वो काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ यूएनओ का फेलियर है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टाइप की चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, पर ऐसा यूएनओ करता नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। और एक क्वेश्चन और, अगर भुखमरी है उसको सॉल्व करने के लिए यूएनओ को कौन सा प्रोग्राम या कौन सा एजेंसी है, वो आपने बताना है। शायद वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि यूएनओ एक बात कहना चाह रहा है, इफ द राइट वन डोंट गेट यू, अगर तुम सीधे हाथ से नहीं मानोगे तो उल्टे हाथ से मानोगे। सीधा हाथ क्या है, यूएन, यानी वो पहले तो प्यार से बात करेगा, और तुम प्यार से बात नहीं मानोगे तो आपको वॉर का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि 1990 में भी हुआ था, जब ईरान ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था। तब बात यूएनओ से नहीं संभली, तो यूएनओ ने किसका यूज करा, अपने सेकंड हैंड का, युद्ध का। तो इसी रीजन से या इसी कंसर्न में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज सिक्योरिटी। जो बर्ड है ना, ये पीस का सिंबल होता है, पीस। और ये आपको सोल्जर दिख रहा है, फोर्स। सो बेसिकली दैट कार्टून इज पीस कीपिंग फोर्स। किसी देश के अंदर सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक फोर्स भेजी जाती है, दैट इज पीस कीपिंग फोर्स। तो यही कंसर्न में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पीस कीपिंग फोर्स वर्थी है। अच्छा, इंडिया ने भी कहीं पर IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, वो क्या थी आप बताइए, और कहाँ पर भेजी थी, वेयर, व्हेन, वाई एंड फॉर होम। IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये पीस कीपिंग फोर्स है। इकोनॉमी ऑफ वॉर, एक फाइटर जेट, एक फाइटर प्लेन दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि अलग अलग, आप देखें ये डॉलर टाइप की करेंसी से कवर अप कर रखा है पूरा का पूरा इसको। तो जो आजकल वॉर्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पर कॉन्सिक्वेंस भी डालते हैं, पहले से ही डालते थे। देखो, कहीं हमला होता है, कहीं पर युद्ध होता है, तो भाई इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है। बट आजकल जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से इसमें पैसा लगा रही है वॉर्स वगैरह के अंदर, विच इज़ रॉन्ग। न्यूक्लियर पावर क्लब, ये वाला कार्टून थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज NPT, CTBT, LTBT, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं। और इस कार्टून के बारे में क्या दिखाया गया है कि कुछ देश ही ऐसे थे जिनके पास पहले न्यूक्लियर हुआ करता था, बाकी देश को न्यूक्लियर ना मिले उससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ या काफ़ी ट्रीटीज़ बनाई, जैसे कि NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ऐसे CTBT, LTBT, START 1, START 2 आपसे पूछा जाएगा। थर्ड वर्ल्ड आर्म्स, सबसे पहली बात, थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, तीसरी दुनिया के वो देश हैं जो अभी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ दिखाई है कि उनके आर्म देखो गार्बेज बॉक्स के यानी डस्टबिन जैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आदमी है ये थर्ड वर्ल्ड के तौर पे दिखाया गया, और ये आर्म्स यूज़ करता है एज
डस्टबिन। तो यहाँ के जो देश हैं थर्ड वर्ल्ड में, उनमें जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी के, बहुत ज़्यादा बेकार दिखाए गए हैं। इसी चीज़ को यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है। तो फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में पूछ सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड के बारे में पूछ सकता है, थर्ड वर्ल्ड के बारे में पूछ सकता है, और ये पीछे क्यों है। इनमें से कुछ देशों ने अगर एनपीटी पर साइन कर रखा है, सीटीबीटी के ऊपर साइन कर रखा है, एलटीबीटी के ऊपर साइन कर रखा है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। द कार्टून कमेंट्स ऑन the massive expenditure on defense and lack of money on for peace related initiative in the US. Is it any different in our country? तो यहाँ पर आप देखिए जो यूएस आर्मी है वहाँ पर एक बात कह रहे हैं, कैन वी हैव अ फ्यू मिलियन डॉलर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पीस। वो कह रहा नहीं, पर ये कहाँ खर्चा कर रहा है। इराक वॉर के ऊपर 300 बिलियन खर्च कर दिया, 67 बिलियन कर दिया वियतनाम अफेयर्स के ऊपर, 425 कर दिया डिफेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो जो अमेरिका है वो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, और बाकी स्फेयर्स में या पीस कीपिंग चीज़ों को लेकर वो इतना एफर्ट नहीं मार रहा। हाउ शुड द वर्ल्ड एड्रेस इश्यूज शोन हेयर? टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर। आज के टाइम पे क्या है, टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एडवांस होता जा रहा है, और नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जितनी तेज़ी से हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के कंसर्न में वर्ल्ड को टेररिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएट करना चाहिए, और नेचुरल डिजास्टर के लिए भी पॉलिसी और मैनेजमेंट मेकिंग आपस में मिलकर कलेक्टिव कॉपरेशन के साथ देशों को करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करना चाहिए, कलेक्टिव कॉपरेशन को लेकर एड्रेस करना चाहिए। वर्ल्ड ब्लाइंडनेस, वर्ल्ड अंधा कब हो जाता है? वॉर्स को लेकर, टेररिज्म को लेकर। जब टेररिज्म हो रहा है, जब वॉर हो रहा है, उन चीज़ों को लेकर ये अंधा हो जाता है। यूएनओ जैसे ऑर्गन हुए, अगर आप प्रेजेंट में देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप की चीज़ें चल रही हैं या हो सकती है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिल रही है, तब यूएनओ जैसा देश या यूएनओ जैसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जब मेन मुद्दों के ऊपर बात करनी होती है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉबैक्स पूछ सकता है या मेजर चैलेंजेस पूछ सकता है जो अभी वर्ल्ड सिक्योरिटी के सामने हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें कॉपरेटिव सिक्योरिटी कह लो, कलेक्टिव कॉपरेटिव सिक्योरिटी कह लो, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। दैट कार्टून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर किसे जन्म देता है? टेररिज्म को। राइट द कार्टून बिलो एंड राइट अ शॉर्ट नोट इन फेवर और अगेंस्ट द कनेक्शन बिटवीन वॉर एंड टेररिज्म। या तो अगेंस्ट बताओ या फेवर में बताओ। तो भाई बिल्कुल सही बात है, वॉर की वजह से टेररिज्म आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? वॉर में अगर किसी की मौत हो जाए, है ना, तो उसका जो अपकमिंग जनरेशन हो सकती है, तो उस वॉर का बदला लेने के लिए वो कई बार गलत राह पर भटक जाते हैं। डेट इज लीड टू द ग्रोथ ऑफ या राइज ऑफ टेररिज्म। दोबारा से, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। वर्ल्ड लाइटर दिखाया गया है, यहाँ पर वर्ल्ड को लाइटर के तौर पर रिप्रेजेंट करा गया है, और इसके इर्द गिर्द आपको चिमनियाँ देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को ग्लोबली बहुत ज़्यादा वार्म करते जा रहे हैं। अगर आप देखें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी हैं, सर्दियाँ उतनी अच्छी नहीं रही। तो जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, जो वर्ल्ड है वो जल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है। रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू सेव द प्लेनेट। अगर हम देखें, ये थोड़ा सा गरीब टाइप का शो हो रहा है, इसने भी हाथ खड़ा करा है कि मैं प्लेनेट को सेव करना चाहता हूँ, और कोट पैंट पहने आदमी ने भी हाथ खड़ा करा, पर इसने क्या बना रखी है, फिंगर्स क्रॉस कर रखी है। यानी ये झूठ बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं करने वाला। कह तो रहा है कि मैं वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एफर्ट मारूंगा, पर जिस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट वर्ल्ड के एफर्ट्स और थर्ड वर्ल्ड के एफर्ट्स के बारे में दिखाया गया है। थर्ड वर्ल्ड बेचारा वैसे ही डेवलप नहीं है, उसे अभी एनवायरनमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना है, पर वो नहीं कर पा रहा, और फर्स्ट वर्ल्ड उनका एक्सप्लोटेशन डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करता जा रहा है।
हाउ नियो कोलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद, नियो कोलोनिज्म वर्क्स। पहले इसमें क्या है, नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री यू कैन पे अस टू रीबिल्ड इट, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज पेमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक देश दूसरे देश को नियो कोलोनिज्म आइडियोलॉजी के अंदर दबा देता है और फिर ऑयल जैसे रिसोर्सेज का यूज करता है या उनसे रीपेमेंट के तौर पर मांगता है कि भैया अगर रिसोर्सेज, बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्सेज, कि आजकल जो राजनीति चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने की राजनीति चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अटेन करना चाहते हैं किसी देश के, नेचुरल रिसोर्सेज। अभी आप देखिए ना, एलपीजी सिलेंडर और देश के अंदर पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। तो उसी के रिगार्ड में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज नियो कॉलोनिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, किसी देश को अपना गुलाम बनाना, इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और नियो का मतलब है नव उपनिवेशवाद, नए तरीकों के साथ जो आजकल। सो द नेक्स्ट कार्टून इज, यहाँ देखिए पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ लिखा है H2O, पानी, और पानी इस बॉटल में बहुत कम है, तो पृथ्वी को एज बॉटल दिखाया गया और ये चीज बताने की कोशिश करी गई है जो एडिबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, यानी पीने लायक, यूज करने लायक पानी, उसकी संख्या बहुत कम है। तो वाटर रिसोर्सेज में जो एनवायरनमेंट में हार्म हो रहे हैं, तो उससे रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन आएगा क्यों खराब हो रहा है, कैसे बचाया जा सकता है, इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, तो उस रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्टून को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 5 मार्क्स इन कार्टून क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसे छुपा देते हैं, इसके नीचे जो लिखा हुआ है, एक सूट बूट पहना टाई लगाया हुआ बंदा है, पीछे देखिए बड़ी बड़ी इमारतें या मॉडर्नाइज इमारतें हमें देखने को मिल रही है, और एक स्पूनफुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, एनवायरमेंट रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं। देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई कलरफुल नहीं है, कितना कलरफुल हमारा एनवायरमेंट रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर करा जा रहा है। तो जो रिच कंट्रीज हैं, बड़े लेवल की कंट्रीज हैं, स्पूनफुल ऑफ इकोलॉजी, वो क्या कर रही है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म कर रही है। Do you agree with this perspective where a man from an urban area becomes greedy for nature? नेचर का लालची बन गया है, नेचर खराब करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। तो इससे रिगार्ड में इंडस्ट्रीज क्या इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे डालती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंट चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर या जो लास्ट चैप्टर अपना ग्लोबलाइजेशन बुक 1 का, उसके बाद बुक 2 का वन शॉट डालेंगे कार्टून पे। द फर्स्ट इज दैट डिजिटल इकोनॉमी, एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ गया। अगर हम बात करें 1991, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से भारत के अंदर एक आपको मॉडर्न इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी देखने को मिलती है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट में पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज टाइप की चीजें भारत में आनी शुरू हुई। तो आपको डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या होता है उस चीज में, या ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉजेस पूछ सकता है। ये वाला कार्टून आपको शो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक माँ है और अपने बच्चे से बात करती है। पहले वो क्या बात करा करती थी, फिनिश योर होमवर्क और फिनिश योर डिनर, हियर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। चाइना और भारत दोनों के दोनों बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं, उसके अंदर भूखे लोग हैं। अगर आपने अपना खाना नहीं खाया तो वो भूख की तलाश में, खाने की तलाश में आपके यहाँ आके आपका खाना खा जाएंगे। तो पहले दूसरे देश के लोग आपके देश में आके खाने के ऊपर हमला करते थे, पर अब क्या है, इंडिया और चाइना में इतने लोग हैं, वो स्टार्विंग किस लिए हैं, फॉर योर जॉब। जॉब मार्केट इतना ज्यादा क्लटर्ड हो चुका है, इतना ज्यादा अनमैनेज हो चुका है, आपकी जॉब खा जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबलाइजेशन का एक इकोनॉमिक आउटकम है, विच इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, हार्ड कॉम्पिटिशन इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट। यहाँ देखिए बड़ा प्यारा कार्टून है, नीचे लिखा है इन्वेडिंग न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स पर कब्जा करना। मिक्की माउस, विंडो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, कोक, ठीक है, मैकडोनल्ड्स, है ना, ये जोन सा भी कार्टून कैरेक्टर है। तो ये टीवी,
है ना, ये भी कोई कंपनी है। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स दूसरे देशों के अंदर जाकर वहाँ डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक प्लस कल्चरल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन का। दूसरी कंपनी आपके यहाँ आके आपकी नेटिव कंपनी को हार्म कर रही है। दूसरे देश का कल्चर आपके कल्चर को, जैसे हमारे यहाँ दूध दही छाछ मट्ठा खाया जाता था, अब हम क्या खाते हैं? कोक कोक को कंज्यूम करते हैं साथ में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बच्चे कार्टून में मिक्की माउस देखते हैं, ये जोन सा भी है, डोनाल्ड डक जो भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर आपकी सारे कार्टून खत्म होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट।